जो जरदारी साहब ने कहा ना, वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जरदारी साहब को याद आ रही है लंदन की एपीसी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके बाद फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी ने एनआरओ कर लिया जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ। और अब उनको ख़दशा ये है कि शायद पीएमएल-एन भी ये कोशिश कर रही है, बल्कि हर जमात ही कोशिश कर रही है। मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है उसमें आपने देखा कि अपोजिशन कोई फ़ाल नहीं है, उसका कोई ऐसा असर्शन नहीं है, उसका कोई मौसर किरदार नहीं है, और अपनी अपनी मतलब आपस में भी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए पिछले 2-2.5 सालों में हुकूमत की जो कारकर्दगी वो सारी एक तरफ, लेकिन इनका जो फ़ायदे में चीज़ गई है वो ये कि अपोजिशन के अंदर यकजहती नहीं है। और जरदारी साहब को अब ये मालूम हो गया है कि वो ख़ुद भी कोशिश कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी ना किसी तरह से कोई राब्ते हो जाएं, और पीएमएल-एन भी पूरी कोशिश कर रही है शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए कि किसी न किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो जाएं। तो उनको अब ये ख़दशा है कि कहीं हमारी जब एपीसी होगी और अगर हमने कहीं कोई किरदार अदा करने का फ़ैसला किया और बातचीत की, तो कहीं ये ना हो कि हम में से एक जमात जो है वो कहीं मिल ना जाए। और उनको शक है कि पीएमएल-एन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएगी उसके बाद। और ये उनकी एग्जैक्टली कल जब उन्होंने बात की तो मैंने ट्विटर पर भी ये डाला था कि एक दूसरे के कंधे पे रख कर बंदूक चलाना चाह रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि किसके कंधे पे कौन बंदूक रखे। अच्छा एजाज साहब, आपने एक और बात की निशानदेही की कि दोनों चाहते हैं कि एज ए अल्टरनेटिव आएँ, क्योंकि हुकूमत के पास 2 साल मुश्किल से गुजरे हैं, तो एज ए अल्टरनेटिव भी अपने आप को पेश कर रहे हैं। और फिर दोनों का केसेस का भी दबाव है, अपने सर्वाइवल की भी जंग है कि जो पे दर पे केसेस हैं उससे भी किसी तरह चाहते हैं कि बच जाएँ। वहाँ पर भी मामलात क्योंकि हतमी नताइज की तरफ जा रहे हैं, लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ। तो ये होने क्या जा रहा है मुल्क की सियासत में? क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? अपोजिशन इधर ही रहेगी, अपनी बारी का इंतज़ार करेगी? गवर्नमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? अब 2 साल के बाद अब वो कह रहे हैं कि इकॉनमी भी अब बेहतर होगी, चीज़ें बेहतर होंगी। क्या अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए भी है? देखिए, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए बेसिकली तो कारकर्दगी अभी तक इनकी कोई ऐसी नहीं रही जिस पे कि ये फ़ख्रिया कह सकें कि हमने कोई इक़दाम किया। ठीक है, जब ये हुकूमत में आए थे हो सकता है इनके ऊपर बहुत सा बोझ हो, लेकिन इन्होंने कुछ फ़ैसले इस किस्म के किए हैं कि इकॉनमी को IMF के बेसिकली डिक्टेशन के तहत इन्होंने रुपये को डिवैल्यू कर दिया इस हद तक कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। फिर इनकी एक्सपोर्ट्स भी इतनी नहीं बढ़ी, तो जो इकॉनमी को मिलना चाहिए था, बूस्ट मिलना चाहिए था, इनके जो इक़दाम इन्होंने किए थे। फिर कोरोना वायरस आ गया तो सब ने कहा चलें अब ये कोरोना की वजह से सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान की बाकी मामला जो हैं कुछ बाकी मुल्कों से बेहतर चल रहे हैं जहाँ पर कोरोना अफेक्टेड जो हैं। लेकिन हुकूमत की सबसे अच्छी बात जो हुकूमत को मिली है, प्लेइंग फील्ड मिली है, उसमें जो है ये डी में खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई है ही नहीं बॉल रोकने के लिए। यानी कि अपोजिशन ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, और वो इनके आपस में इख्तलाफात की वजह से, अपोजिशन के इख्तलाफात की वजह से। अच्छा, और इस माजी में भी इसी तरह से। साहब, आप पीएमएल-एन से कितने करीब हैं? क्या पीएमएल-एन के साथ कोई रिप्रोचना हो सकता है आपका? देखें, मेरे तो मतलब बड़ा उनके साथ ही हम, मतलब सियासत हमारी सारी उनके साथ गुजरी है। बल्कि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ पीएमएल-एन का। नवाज शरीफ साहब के बाद सबसे बड़ी पोजीशन अगर किसी वक्त थी तो मेरे पास थी। और नवाज शरीफ साहब का के टेक ओवर करने से जो अब उन्होंने पीएमएल-एन बनाई, उससे पहले जो मुस्लिम लीग थी जिसके जुनेजो साहब सरबराह थे, मैं उसका चीफ ऑर्गेनाइज़र था पूरा पाकिस्तान का जब मियाँ नवाज शरीफ साहब सदर थे पंजाब के। तो मेरा एक उनके साथ एक ताल्लुक़ है। ये सारे जितने पीएमएल-एन के अंदर हैं लोग मेरे साथी रह चुके हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारा अभी भी आपस में मिलना जुलना है, अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन सियासी तौर पर मैं उनसे मुतफ़िक नहीं हूँ कई चीज़ों पर, और कई चीज़ों की मैं निशानदेही भी करता रहता हूँ जो कि हमें करनी चाहिए एक पाकिस्तान में अच्छी सियासत को आगे परवान चढ़ाने के लिए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें सबको बैठकर ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम क्या ये मौजूदा सिस्टम जो है ये कामयाब है पाकिस्तान के अंदर कि कामयाब नहीं है। और इसमें अगर कोई, मैं नहीं कह रहा कि जमहूरियत से हट कर कोई बात करे, इसमें पार्लियामेंट के अंदर और सियासी जमातों को आपस में बैठ कर सोचना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत भी और माजी की हुकूमतें भी हमेशा ये कहती रही हैं कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं, किसी के नैब काबू नहीं आ रहा, किसी के कोई और
चीज़ जो है वो काबू नहीं आ रही। अब आप 18वीं तरमीम पे आपस में जो है इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, फिर सिंध और मरकज़ के दरमियान जो है इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। तो ये मौजूदा निज़ाम के अंदर से वो मतलब लीडरशिप नहीं उभर कर आ रही जो कि मुल्क को चला सके, और यही मजबूरी होती है फिर वज़राए आज़म की कि उनको फिर बाहर से लोग जो है इंपोर्ट करके लाने पड़ते हैं या एक्सपर्ट्स जो है बाहर से लाने पड़ते हैं। तो सिस्टम ऐसा क्रिएट हमें करना चाहिए कि इस पर गौर करना चाहिए कि ये मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम ये कामयाब है पाकिस्तान के अंदर, या हमें किसी और निज़ाम की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा मुस्तकबिल की बात तो हम करेंगे, हाल की बात करते हैं। आपके ख्याल में जो शराब का परमिट है, क्या ये तब्दीली का पेश खैमा साबित होगा, या फिर ये भी वक्ती उबाल है, प्याली कप की प्याली में एक चाय की प्याली में एक तूफ़ान है, या वाकई इसके दूरस असरात होंगे? देखें, इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट के जो हालात बने हुए हैं कि पब्लिक के अंदर जो इनको पजीराई मिली थी जब तब्दीली का नाम लिया था, मदीना की रियासत का नाम लिया था, और कुछ इक़दामात इनके अच्छे भी हुए हैं, लेकिन उस तरह से वो इम्पेक्ट नहीं बना सके जिस तरह से लोगों को। और यही वजह है कि दोबारा से वो जमातें जो कि लोगों ने जिनको रिजेक्ट कर दिया था वो दोबारा से उभर कर सामने आ रही हैं। तो इस स्टेज पर अगर पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है इस वक्त, वहाँ पर सबसे फ्रेजाइल है पीटीआई की हुकूमत, क्योंकि काफ लीग है, दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं जिनके ज़ोर पर वो वहाँ खड़ी हुई है। अगर कोई ऐसी तब्दीली वहाँ पे लाने की कोशिश की पीटीआई की हुकूमत ने, तो मैं समझता हूँ कि पूरी स्ट्रक्चर ही इनका गिर जाएगा, क्योंकि एक हाउस ऑफ कार्ड्स होता है ना, वो नीचे से अगर आप खींच लें तो सारे के सारे कार्ड्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं। तो पंजाब में अभी मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब चाहेंगे कि वहाँ पे तब्दीली आए और बुज़दार साहब को वहाँ रखना चाहेंगे। अब जो लोग बुज़दार साहब को वहाँ नहीं रखना चाहते, क्या उनकी वजह से ये है जो शराब का परमिट और जो उनको 12 या 16 या 18 क्वेश्चन लिख के दिए हैं कि आपने एहसासे बताओ, क्योंकि सबसे आसान तरीका आजकल पकड़ने का लोगों को यही है कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स, क्योंकि इससे ज़्यादा तो अच्छा और कोई तरीका नहीं है पकड़ने का, और उसको साबित करना भी बड़ा मुश्किल है कि आप ये बताएं जी कि आपका कहाँ से इनकम कहाँ से है, आपके सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं। तो इसी में सारे पकड़े गए हैं। जितने केसेस भी आप उठा कर देख लें तो उसमें यही कहा गया कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स जो है। तो अब बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी मेरे ख्याल में एक तो अंदरूनी साजिश थी जो कि पीटीआई के और उनके इत्तेहादियों के दरमियान चल रही थी, क्योंकि उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि वो बुज़दार साहब को रिप्लेस करके उनकी जगह आ जाएं। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि क्या फ़ैसला करते हैं इमरान खान साहब पंजाब के बारे में। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा एजाज साहब, एक और चीज़ है कि पाकिस्तान में जो सरकारी मुलाजमीन है 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जजेस हमारे 65 हैं, फिर एक 63 ईयर्स भी है, कि यानी 65 से पहले सारे ही जाते हैं। अब जो हमारे सियासतदान हैं जितने भी हम बात करते हैं, ये सारे 65 प्लस अब तकरीबन हो जाएंगे जब नेक्स्ट इलेक्शन भी आएगी, बात भी है। तो जो नई पौध आप देख रहे हैं अगले 5-10 साल में जो होगा, तो क्या फ्यूचर है किसका? यहाँ पे बात हो रही है बिलावल भुट्टो की, मरियम की, क्या आपको कोई सियासी इनमें जान नज़र आती है? और पीटीआई में इमरान खान का मैंटल कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? देखिए, पीटीआई का स्ट्रक्चर इतना डेवलप अभी तक नहीं हो सका, क्योंकि हुकूमत में आने तक तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो सपोर्ट मिली और जिस तरह से उनको हुकूमत में आकर बैठे वो अपनी जगह, लेकिन पीटीआई के हुकूमत में आने के बाद और हुकूमत के आने से पहले उन्होंने जो एक नज़रिया दिया था, एक नारा दिया था तब्दीली का, वहाँ पे उन्होंने फिर इलेक्टेबल्स के पीछे चले गए और हर जमात, उन्होंने फिर नहीं देखा कौन नज़रियाती है हमारे साथ, कौन गैर नज़रियाती है, कौन पीटीआई के साथ, कौन पीपल्स पार्टी के साथ, कौन पीएमएलएन के साथ। उन्होंने कहा जी कि जो आता है टिकट लेने के लिए उसको आने दो, और फिर वो एक इस किस्म की वो खिचड़ी सी बन गई, मैं कहता हूँ पीटीआई के अंदर, कि उसका अपना पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। वो उनके आपको नज़र आता है पब्लिक में, अगर आप देखें कि वो जोश व खरोश और वो जज्बा नहीं जो इनिशियली हुकूमत में आने से पहले का था। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक ऐसी दो ऐसी जमातें हैं जिसमें कि एक नज़रियाती तौर पे लोग उनके साथ जुड़े थे और अभी तक चल रहे हैं, जो कि सीनियर पॉलिटिशियंस उनके साथ हैं। पीएमएलएन के अंदर तो मैं कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के बाद अगर कोई लीडर होगा या आएगा तो मरियम के अलावा और मुझे पार्टी के अंदर कोई नज़र नहीं आता। शहबाज शरीफ भी के पास भी वो चाबी नहीं है जो नवाज शरीफ साहब के पास थी, या आगे वो उसको बैटन को आगे देंगे। इसी तरह
पीपल्स पार्टी जो है जरदारी साहब उसमें इतने एक्टिव नहीं है। बिलावल भुट्टो को वो लेकर आए, लेकिन पीपल्स पार्टी अब महदूद हो गई है सिंध के अंदर। उसका पंजाब में और KPK में और बलूचिस्तान में उस किस्म का असर और रसूख नहीं है कि जैसे पहले कहा जाता था कि चारों सूबों की ये जमात है। अब ये जमात सुकड़ते सुकड़ते इंटीरियर सिंध तक चली गई है, और इसको बाहर निकालना वहाँ से मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल के बस में है अभी, क्योंकि वो एक नए नए सियासत के अंदर आए हैं और उनको बहुत से बीच में जो पाकिस्तानी सियासत की जो क्या कहते हैं तरीक़ाकार भी उनकी अभी समझ में नहीं आता। उस्ताद जो उनके हैं उनको लिख के दे देते हैं और वो तकरीर करने की कोशिश करते हैं, शायद अपने नाना की थोड़ी बहुत नकल करने की भी कोशिश करते हैं कभी तकरीर में, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं है जो इम्पैक्ट होना चाहिए उनका। अच्छा एजाज साहब, आप ऐसे हैं तो थ्रू एंड थ्रू मुस्लिम लीग ही ना, आपने मुस्लिम लीग शुरू से ही मुस्लिम लीग की सियासत की है। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे इंटरनेशनल एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात, गहरे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जज्बाती लगाओ अपनी जगह पे, ये ताल्लुकात में जो सर्द मोहरी जो आई थी, जो ये इस तरह के बयानात भी आए, ये रातों रात नहीं हुआ। मोहम्मद बिन सलमान भी जब पाकिस्तान आए उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर होऊंगा। तो ये मामला इस नहज पे क्यों पहुँचे? और जो फ़लस्तीन वाले मामले पे जो हो रहा है, जो फ़लस्तीन के सदर भी कह रहे हैं, ईरान, तुर्की, सब ने बेक ज़मान कहा है कि पीठ पे छुरा घोंपा गया है, ये क्यों हुआ है? पहली बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, और आपने ये सही कहा, ये ऐसे सीमेंटेड और बॉन्डेड ताल्लुकात हैं कि ये टाइम टेस्टेड हैं। और मैंने एक असम्बली में भी तकरीर की थी जब हमने एक डिबेट जो नहीं करनी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर ले आए अपनी फ़ौजें भेजने के बारे में, जब यमन का तनाज़ा शुरू हुआ था, तो वहाँ से फिर ये एक क्रैक पड़ गया था वहाँ पे, जब पार्लियामेंट में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनकी हुकूमत होते हुए जिनके सऊदी अरेबिया के साथ बड़े ताल्लुकात थे उस बहस को पार्लियामेंट के अंदर ले आए, और फिर कुछ एक्सटर्नल लॉबीज़ जो हैं उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी जो वो आ गई। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, मेरे ख्याल में इसकी कहूँगा कि ख़ारजा पॉलिसी के अंदर और अपनी डोमेस्टिक भी इमेच्योरिटी मैं कहूँगा इसको, कि आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अपने बनाएं, बजाय इसके कि आप दोस्तों को कम करके और कभी एक के गोद में कभी दूसरे ही गोद में। ये तीसरी मरतबा हुआ है, पहली मरतबा नहीं हुआ कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं थोड़े से अरसे के अंदर। पहला था जबकि मलेशिया में मीटिंग बुलाई गई, उसके जो चंद एक लोग थे जिन्होंने इनिशिएट किया उसमें पाकिस्तान था, और आखिरी मोमेंट पे हमने फिर वहाँ जाने से भी इनकार कर दिया। आपने अपने उन दोस्तों को आइसोलेट कर दिया किसी के कहने पे। फिर दूसरी मरतबा ये हुआ कि आप एक दरीना मसला चलता आ रहा है जो कि सारी दुनिया कोशिश कर रही है कि भाई किसी तरह से मामलात हो जाएं। आपके दोनों बहुत अच्छे ताल्लुक़ हैं, आपके एक पड़ोसी हैं आपके, ईरान और सऊदी अरेबिया का तनाज़ा, आप उसमें जंप करके कह रहे हैं जी कि मैं इनकी सुलह करवाऊंगा, उस पर भी कोई इतना अच्छा फीडबैक नहीं आया। और तीसरी मरतबा अब चेयरमैन हैं OIC का सऊदी अरेबिया, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक जज्बाती बयान दे दिया। कुछ हमारे तज्जिया निगार कह लूँ मैं, कोट अन कोट कह के, कि वो समझते हैं कि हम दफा के और फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने कहा कि ये शायद सोचा समझा मंसूबा है पाकिस्तान का कि हमने अब सऊदी अरेबिया से आज़ादी हासिल करनी। भाई हम कब को ग़ुलाम थे उनके? मतलब उन्होंने तो हमें हमेशा सपोर्ट किया है, 98 में सपोर्ट किया, 65 में, 71 में हमें सपोर्ट किया। कश्मीर के मसले में शुरू से सऊदी अरेबिया हमारे साथ खड़ा हुआ, लेकिन क्या हमारी अपनी कमज़ोरियों की वजह से हमने अपने साथियों को दूर किया, या हमारी डिप्लोमेसी के अंदर कोई कमज़ोरी थी, या हमने मतलब कुछ ऐसी बात हुई जिसकी वजह से ये दूरियां पैदा हुई? तो आपको चाहिए कि इनको सबको आप इकट्ठा करें। अब आप देखें कि आपको फिर सालसों को बीच में डालना पड़ रहा है। तीसरी मरतबा आपने सालसी करवाई। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI आज सऊदी अरेबिया के दौरे पे जा रहे हैं, और ये दौरा भी उनका काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल में ड्यू था, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से पोस्टपोन होता रहा, और अब जबकि 16 तारीख उसकी पड़ी थी तो एक ये बयान दे दिया गया। तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप एक तो मुझे पता नहीं हमारी लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है भी कि नहीं है, और हम तो मतलब कि रिएक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, रिएक्टिव हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है। प्रोएक्टिव तो हमने
अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोशिश की है रीसेंट पास्ट के अंदर कि हम बना सकें। तो आप इस तरह आइसोलेशन में नहीं जा सकते। फिर अब ये जो एक नया जो तनाज़ा खड़ा हो गया है, इसमें भी लाजमी बात है आपको एकदम जंप करके तो नहीं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। जिस तरह आपने कहा तुर्की ने और ईरान ने और मलेशिया ने एक स्टैंड लिया उन्होंने। अब जो हमारा एतराज़ था शाह महमूद कुरैशी साहब का और मेरा भी और आपका भी होगा कि OIC ने कोई किरदार अदा नहीं किया, और वाकई OIC ने बहुत अरसे से किरदार अदा नहीं किया। और इस हालिया पेशरफ्त के बाद तो मेरे ख्याल में OIC का अब स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम आपस में डिवाइड हो जाएंगे। अभी एक मुल्क ने किया है और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ जिसका इन्फ्लुएंस होगा वो कोशिश करेंगे। और नवंबर तक हमें वेट करके देखना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ जो कुछ करवा रहे हैं जनाब ट्रंप अपने इलेक्शंस की वजह से करवा रहा है। वो ये तासुर देना चाहता है कि मेरी वजह से अफ़गानिस्तान की जंग मैंने ख़त्म की, मेरी वजह से इसराइल और अरबों की जो है वो सुलह होगी। और वो हर किसी की चाबी मरोड़ के कोशिश कर रहा है कि उनको, और इन सब की कमज़ोरियाँ जो हैं उनके अमेरिका के हाथ में है।